राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश में भाग जाने के बाद श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि वे 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उनके देश से भाग जाने के बाद अब उनके इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने इमरजेंसी अधिकारी के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति, उनकी पत्नी और 2 सुरक्षाकर्मी श्रीलंका वायुसेना के विमान में सवार होकर मालदीव की राजधानी माले निकल गए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के देश छोड़कर चले जाने की खबर के बाद से ही कोलंबो में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जनता का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। गुस्साए प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। भीड़ ने सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को तैनाती कर दी गई है। उग्र भीड़ को हटाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सरकार के खिलाफ चुनावी अभियान तेज कर दिया है। राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और खबर है कि भाजपा ने सियासी रण के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। खास बात है कि राज्य के चुनाव के चलते कई केंद्रीय मंत्री भी राज्य का दौरा करते नजर आएंगे। राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए भाजपा कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। पार्टी पल्ले गोशा भाजपा भरोसा के तहत 21 जुलाई से 15 अलग अलग स्थानों पर मोटरसाइकिल यात्रा की तैयारी कर रही है। अभियान के दौरान पार्टी राज्य में केसीआर सरकार की असफलताओं के बारे में लोगों को बताएगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी तरुण चुंग ने कहा कि भाजपा तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए बूथ स्तर पर मजबूती का काम कर रही है। आने वाले दिनों में 30 केंद्रीय मंत्री भी तेलंगाना आएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दायर आरोप पत्र के मौसदे में दावा किया कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने सह कलाकारों भाई शौविक चतुर्वेदी समेत कई लोगों से गांजा मिलता था जिसे वह सुशांत सिंह राजपूत को देती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 35 आरोपियों के खिलाफ पिछले महीने एनडीपीसी एक्ट के तहत अदालत में दायर किया था। आरोपों के मसौदे के मुताबिक 2020 में मार्च से लेकर उसी साल दिसंबर के बीच सभी आरोपित आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। इन सभी ने उस अवधि में हाई सोसाइटी और बॉलीवुड को बिना किसी वैध लाइसेंस के ड्रग्स बेचे थे। आरोप पत्र के मसौदे में कहा गया कि आरोपी नंबर 10 रिया चक्रवर्ती को गांजे के कई पैकेट सैमुअल मिरिंडा, दीपेश सावंत समेत अन्य से मिलते थे। रिया ने इसके लिए भुगतान अभिनेता सुशांत और भाई के जरिए किया था। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस में बगावत होती दिख रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र की अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए विपक्ष के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसे लेकर कांग्रेस आलाकमान मनीष तिवारी से नाराज बताया जा रहा है। अग्निपथ को लेकर पार्टी के रुख विपरीत मनीष तिवारी ने खुलकर इस योजना का समर्थन किया है, जिसके कारण कांग्रेस के भीतर आक्रोश है। वहीं केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने के लिए विपक्ष के ज्ञापन पर मनीष तिवारी के हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी बढ़ गई है। मनीष तिवारी के इस रुख से पार्टी आलाकमान उनसे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस जल्द ही उन पर कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मनीष के निलंबन पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस मनीष तिवारी की पार्टी लाइन का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी विचार कर रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने गुरु के प्रति आस्था और उनके प्रति समर्पण को दर्शाने का अवसर होता है। इसी बीच शिवसेना में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाला साहब ठाकरे के शिष्यों को आपसी कलह देखने को मिल रहा है। कोई निष्ठा पर सवाल उठा रहा है तो किसी का कहना है कि वे बाला साहब ठाकरे का विरासत को आगे ले जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज सुबह ही बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे की तस्वीरों के साथ ही एक शेयर पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने मराठी में लिखा था, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं, ये बुझने वाले अंगार नहीं है, हिंदुत्व के सिवाय कोई विचार नहीं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके उस ट्वीट की चर्चा शुरू हो गई थी। उन्होंने हिंदुत्व के विचार की बात कर उद्धव ठाकरे पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा है। वह अक्सर उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों पर हिंदुत्व की विचारधाराओं से भटकने का आरोप लगाते रहे हैं। एकनाथ शिंदे के इस ट्वीट पर संजय राउत ने भी अपना अंदाज में जवाब दिया। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,906 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,36,59,850 हो गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में जारी बढ़ोतरी के चलते एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,32,457 हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 महामारी से 35 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,519 पर पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,32,457 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या संक्रमण के कुल मामलों में 0.30% का है, जबकि कोविड से पीड़ित होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की दर राष्ट्रीय स्तर पर 98.49%
4% है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस की संख्या 1414 की वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद से ही सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से राजभर की गठबंधन से अलग होने की अटकलें भी चल रही थी। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ, जबकि इससे पहले सपा संरक्षक बीमार चल रहे थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट की कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद इन तस्वीरों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन 9 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद पूरा परिवार शोक में दूसरी नजर आ रहा था। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियों और अटकलों के किनारे कर सुबसपा प्रमुख सपा संरक्षक से मिलने पहुंच गए, जिस पर फिर नई चर्चा शुरू हो गई है। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात की जानकारी ओम प्रकाश राजभर ने तस्वीरों के साथ ट्वीट कर शेयर की। अपने ट्वीट पर सुबसपा प्रमुख ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की धर्मपत्नी साधना गुप्ता के निधन पर बुधवार को उनके लखनऊ स्थित आवास पर मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। जमीयते उलमा-ए-हिंद की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए अर्जी दायर की गई थी। जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लोगों को टारगेट करते हुए बिना किसी प्रक्रिया पालन किए ही निर्माण ढहा रही है। इस पर जवाब देते हुए यूपी सरकार ने पिछले दिनों हुई सुनवाई का दौरान कहा था कि अवैध निर्माणों को ही गिराया जा रहा है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जिन लोगों का निर्माण ढहाए गए हैं उन्हें पहले भी नोटिस भेज दिए गए थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर रात हुई तेज बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास सड़क की आरसीसी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है, जिसके बाद हाईवे बाधित होने के साथ इस घटना के ऑल वेदर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीमेंट, सरिया और कंक्रीट से बनी इस दीवार के ढह जाने से दीवार से लगे स्टील गर्डर पुल का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जेसीबी मशीन की मदद से हिल साइड कटिंग कर स्थान पर हाईवे के वाहनों को आवाजाही लायक बनाया जा रहा है। चमोली की पहली बरसात में ही ऑल वेदर सड़क परियोजना की हुई निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ तक स्थान पर क्षतिग्रस्त हुआ है। ड्रेनेटिज्म के लिए सड़क के किनारे बनाई गई नालियां भी क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ ब्लॉक हो गई हैं। सड़क पर बने पुष्टे भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। राहगीर जान हथेली पर रखकर सड़क के स्थान पर सफर करने को मजबूर है। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो पुरसाड़ी के पास चमोली जिला मुख्यालय और बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले पुल कभी भी ढह सकते हैं। इस स्थान पर सड़क को बीचों बीच बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार भारत के साथ हुई कारोबारी समझौते का समर्थन करती है और इस समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए वे जल्द ही संसद का रुख भी करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे ऑस्ट्रेलिया की संसद में मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकेगा। पीयूष गोयल ने कहा, मैंने डॉन फॉरेल से मुलाकात की, वे ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार में व्यापक मंत्री है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि EST जल्द ही संसद में लाया जाएगा। वे इस समझौते का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में भारत के साथ सरोकार बढ़ाना चाहते हैं। इस समझौते के बाद भारत के कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत करीब 6000 क्षेत्रों को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। गोयल ने कहा था कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा $27.5 अरब से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद करेगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया और इसे मुर्मू का अपमान बताया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। उन्होंने कहा, यह द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं है, यशवंत सिन्हा के अच्छे उम्मीदवार है और मुर्मू जी भी शालीन है, लेकिन वे भारत की बड़ी दुष्ट विचारधारा को दिखाती है। हमें उन्हें आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और हाथरस हो गया है। क्या उन्होंने एक भी शब्द कहा? अनुसूचित जाति की स्थिति बदतर हो गई है।